प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल्स। नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल। देखो, तो नॉर्मल की इक्वेशन अभी हमने पढ़ी थी कि नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है। अगर हमारे पास पॉइंट जो है वो गिवन है am² -2am, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती थी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y = mx -2am -am³। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किस फॉर्म में होती थी? स्लोप फॉर्म में। ये हमने पढ़ा हुआ है और डिराइव भी किया है। ये कैसे आता है? कैसे आता है फिर से मैं बता देता हूँ। पहले हम am² -2am में टेंजेंट की इक्वेशन निकाल रहे हैं और टेंजेंट की इक्वेशन से टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा और टेंजेंट का स्लोप आ गया तो -1 कर देंगे तो टेंजेंट की जगह नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा और फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा देंगे तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। और अगर हमें पॉइंट जो है वो t के टर्म में गिवन हो at² 280, तो फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमने पढ़ी थी, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है, y = -tx + 280 + 80³। ये दो फार्मूले हम आज यूज़ करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के, पैरामेट्रिक फॉर्म में और स्लो फॉर्म में। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट हमारी क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, अभी जो मैंने प्रॉपर्टी सर्कल की बात की कि सर्कल में अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मल जो होता है वो हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होता है। तो इसमें तो सेंटर होता नहीं पैराबोला में, तो क्या ये फोकस से, तो कहीं ऐसा नहीं कि फोकस से पास होता हो नॉर्मल, तो ये फोकस से पास नहीं होता है, ऐसा हमको ध्यान रखना है। नॉर्मल अदर देन एक्सिस ऑफ पैराबोला never passes through the फोकस। फोकस से कभी पास नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर हम इसको प्रूव करना चाहें तो हम जो हमने फार्मूले अभी ये ऊपर लिखे हैं उनकी मदद से हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे एक ये नॉर्मल का फार्मूला लिखा और एक ये लिखा हुआ है, तो हमने m वाला उठा लिया। पॉइंट हमारे पास क्या है? am² -2am और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है? y = mx -2am -am³। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। अब अगर ये फोकस से पास करेगा तो फोकस को सेटिस्फाई करेगा, तो देख लेते हैं। पासेस थ्रू फोकस, अगर फोकस से पास किया जिसके कोऑर्डिनेट a,0 है, पता है ना हमको पैराबोला में ये फोकस हो गया और ये नॉर्मल जो है वो अगर फोकस से पास करता है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। यानी x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे? a, और y की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 0। जरा पुट करके देखते हैं, तो 0 = x की जगह पे a पुट करोगे आप, m × a हो जाएगा -2am -am³। a तो कॉमन, a और m तो कॉमन हो जाएंगे, a और m कॉमन ले लिया हमने, तो ये हो गया 2 1 -2 a तो कॉमन हो गया m² am × -1 -m² = 0। जीरो प्रोडक्ट रूल हमारा क्या कहता है कि या तो एक ही वैल्यू 0 होगी, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि फिर 0 0 पॉइंट हो जाएंगे। m स्लोप है वो भी 0 नहीं होगा, तो बचा हमारे पास क्या? -1 -m² जो है वो 0 की इक्वल, यानी 1 + m²
इक्वल टू 0, तो एम स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई। क्या कभी भी स्लोप जो है वो इमेजनरी हो सकता है? एम जो है वो क्या हो गया, इमेजनरी हो गया। एम स्क्वायर प्लस 1 का मतलब आई के टर्म में आएगा, आयोटा के टर्म में आएगा। तो एम जो है, जो स्लोप है वो इमेजनरी नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए ये हम लिख देंगे कि ये जो है वो पॉसिबल ही नहीं कि एम स्क्वायर -1, एम स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 0 हो जाए, एम स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाए। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब जो नॉर्मल है वो कभी भी फोकस से पास नहीं करेगा। ठीक है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है। जबकि सर्कल में जो नॉर्मल होता है वो सर्कल के सेंटर से पास होगा, लेकिन पैराबोला में जो नॉर्मल होगा वो फोकस से पास नहीं करेगा। क्योंकि अगर वो फोकस से पास हो रहा है तो हमने देखा कि एम जो है वो इमेजनरी मिल रहा, रियल तो मिल ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि ये गलत हो जाएगा। वो सर्कल का जो नॉर्मल है वो सर्कल के सेंटर से पास होगा, लेकिन पैराबोला का जो नॉर्मल है वो पैराबोला के फोकस से पास नहीं होगा, कभी भी नहीं। उसके बाद दूसरा पॉइंट एक और है, सेकेंड पॉइंट करके लिख लेते हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? सेकेंड है हमारा, जो हमने टेंजेंट का जो इंटरसेक्शन देखा था वैसे ही नॉर्मल का इंटरसेक्शन है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स एट T1, T2। T1 T2 का मतलब क्या हुआ? T1 का मतलब AT1 स्क्वायर 2AT1 हो गया, और Q का मतलब हो गया AT2 स्क्वायर 2AT2। ये दो पॉइंट है। T1 का मतलब सिर्फ यही हुआ कि AT1 स्क्वायर 2AT1, और T2 का मतलब AT2 स्क्वायर 2AT2। इनका डायरेक्ट फार्मूला होता है, वो भी याद कर लेंगे हम लोग, क्योंकि सॉल्व करने में काफ़ी बड़ा कैलकुलेशन होता है। वैसे ये पूछा कम ही गया है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल ही पूछा गया है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट नहीं, टेंजेंट पूछा गया है, नॉर्मल नहीं पूछा गया, सॉरी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल ये हो जाएंगे x, y, और x की जो वैल्यू है वो छोटी छोटी सी वैल्यू है इनकी, इनको याद रखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। 2a प्लस a इंटू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2, ये तो x की वैल्यू थी, और y की वैल्यू है -a T1 T2 T1 प्लस T2। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल है कि नॉर्मल कहाँ कहाँ पर कट करेगा। जैसे मान लिया अगर इसका हमें डायग्राम समझना है कि हमारे पास ये जो है P और Q दो पॉइंट्स है, ये हमारा पैराबोला हो गया, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। एक P पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया गया है और एक Q पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया गया है। एक यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ किया और एक यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ किया। ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, यहाँ पर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, P और Q के जो ये पहले टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ हुई होगी, उसके बाद नॉर्मल आया होगा, इसको हम नाम दे देते हैं R। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन R है ना, यही x और y है, इसी की वैल्यू है ये लिखी हुई है। ये टेंजेंट हो गया और ये नॉर्मल हो गया। ये टेंजेंट पे 90 डिग्री और ये टेंजेंट पे 90 डिग्री, दोनों पे 90 डिग्री करने के बाद हमें एंगल ऑफ
सॉरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें आर निकालना। कैसे फाइंड आउट कैसे हुआ होगा वो भी देख लेते हैं। ये चाहो तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे प्रूव करेंगे भाई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें फार्मूला पता है, अभी हमने ऊपर भी बात की थी कि अगर पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280 हो तो चलिए हमने 1 के लिए ले लिया, तो फार्मूला होता है y इक्वल टू t1x माइनस t1x प्लस 2at1 प्लस at1 क्यूब। ये ऊपर अभी हमने बात की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 80 स्क्वायर कॉमा 280 में y इक्वल टू माइनस tx प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। तो t1 में t1 कर दिया एंड 80 स्क्वायर कॉमा 282 में क्या हो जाएगा y इक्वल टू माइनस t2x प्लस 282 प्लस 82 क्यूब। ये इक्वेशन 1 और 2 हमको मिल गए। सॉल्व 1 एंड 2 एंड फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, दोनों को एक बार माइनस कर देंगे 1 से 2 को, तो y कट हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, और जब x की वैल्यू आ जाएगी तो x की वैल्यू पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये नहीं पूछा गया, इजी है। नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है और जैसे सिंपल 2 लाइन मिल गई x और y में, उन दोनों को सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू निकाल देनी है। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट आपको याद होगा a t1 t2 कॉमा a t1 प्लस t2, जिसमें गोवा रूल करके हम लोगों ने किया हुआ था। एक ज्योमेट्रिक मीन और a का मतलब अरिथमेटिक मीन। तो वही है ये, बस इसमें क्या है नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट जो है वो जेई के पेपर में कई बार पूछा गया, तो थर्ड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, वो भी लिख लेते हैं थर्ड पॉइंट करके। नॉर्मल एट द पॉइंट pt1 meets the curve again at a point qt2 such that t1 t2 में एक रिलेशन है जो इम्पॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है और जिसका यूज करके हम क्वेश्चंस भी करेंगे। t2 इक्वल टू माइनस t1 और माइनस 2 अपॉन t1, इसको हम रिलेशन बिटवीन t1 t2 भी बोलेंगे। नॉर्मल के केस में रिलेशन बिटवीन t1 एंड t2 है, जैसे t1 t2 माइनस 1 उसमें होता था, वैसे ही बस वहाँ पर क्या होता था कि वो t1 t2 तो जो थे वो थे, लेकिन t1 t2 यहाँ पर जो है वो क्या है कि कह रहा है कोई नॉर्मल एक किसी पॉइंट से ड्रॉ किया गया है और जाकर दूसरे किसी पॉइंट t2 पे मिलता है, तो उसमें t1 t2 में ये रिलेशन है t2 इक्वल टू माइनस t1 माइनस 2 अपॉन t1। ये जे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर एक पॉइंट t1 से अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और वो किसी दूसरे पॉइंट t2 में जाके मीट करता है, इंटरसेक्ट करता है, कट करता है, तो t1 और t2 में एक रिलेशन दिया आएगा कि अगर हमें t1 पता है तो t2 ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। कई बार वो क्वेश्चन के फॉर्म में भी देते हैं, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन t1 t2 इफ नॉर्मल एट t1 मीट्स द पैराबोला अगेन एट t2, और करके इसको लिख लेते हैं। इसको क्या बोलेंगे, रिलेशन बिटवीन t1 एंड t2 इफ नॉर्मल एट t1 मीट्स द पैराबोला अगेन एट t2। कह रहा है कि t1 t2 में ये रिलेशन ये है
T2 इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2 अपॉन T1 है, जबकि पहले T1 पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया है और वो बाद में जाके T2 किसी पॉइंट पे मिलता है, तो उस T2 और T1 में ये रिलेशन होगा। इसका डायग्राम भी आप चाहे तो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। एक पैराबोला हमारे पास ये है, ये कोई पॉइंट है P, A_T1 स्क्वायर कॉमा 2A_T1, इस पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये टेंजेंट थी हमारी, और इस पर ये नॉर्मल PN ड्रॉ किया, और ये किसी पॉइंट Q पे मिला और इसके कोऑर्डिनेट T2, तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस T1 माइनस 2 अपॉन T1। मतलब ये सिर्फ T2 नहीं बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, Q इक्वल टू A_T2 स्क्वायर कॉमा 2A_T2। इसको अगर आपको बोलना है, इस n को हटा देते हैं तो क्या बोलोगे, A_T2 स्क्वायर कॉमा 2A_T2, और इसी T2 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, A से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा और y भी आ जाएगा। तो ये T2 और T1 में ये रिलेशन होता है। अब बात आती है कि ये बना कैसे होगा, तो बहुत इजी सा काम है, एक बार आप ट्राई करें देखें, इम्पॉर्टेंट है इसलिए आपसे करवा रहा हूँ। क्या क्वेश्चन में जो कह रहा है वही करना है। पहले कह रहा है कि T1 से कोई नॉर्मल ड्रॉ करो, तो एट पॉइंट T1 नॉर्मल की इक्वेशन हमको पता है, अभी हमने t के टर्म में नॉर्मल की इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है, y इक्वल टू माइनस TX प्लस 2AT प्लस AT क्यूब, और उसको पास करा देना है AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2, यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट कर देनी, प्रूफ हो जाएगा। एक बार ट्राई करें आप, मैं दे रहा हूँ 2 मिनट का टाइम, आप एक बार ट्राई करें इसको। तो देखिए, देख लेते हैं कैसे करेंगे। पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हमारे पास है, इस पे कोई पॉइंट T से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताना है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P_A_T1 स्क्वायर कॉमा 2A_T1 इज y इक्वल टू माइनस T1x प्लस 2A_T1 प्लस A_T1 क्यूब, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई। और ये जो है अगेन कहाँ से मीट करती है, Q पॉइंट पर, इट मीट्स अगेन एट Q, A_T2 स्क्वायर कॉमा 2A_T2, देन पुट क्या करोगे आप, x इक्वल टू A_T2 स्क्वायर और y इक्वल टू 2A_T2 इन इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 है इसी में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, x की जगह पे AT1 स्क्वायर A_T2 स्क्वायर और y की जगह पे 2A_T2, तो 2A_T2 इक्वल टू माइनस T1, x की जगह पे A_T2 स्क्वायर प्लस 2A_T1 प्लस A_T1 क्यूब। तो A तो सब में से कॉमन लेके कट होके दिख रहा है हमको, तो इसको डायरेक्ट कट कर देते हैं। 2T2 इक्वल टू माइनस T1 T2 स्क्वायर प्लस 2T1 प्लस T1 क्यूब। अब सबको वन साइड में ले आते हैं, 2T2 माइनस 2T1, 2T2 माइनस 2T1, 2T2 माइनस 2T1 प्लस T1 T2 स्क्वायर माइनस T1 क्यूब इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लिया तो T2 माइनस T1, और यहाँ पर T1 कॉमन ले लिया तो T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पहले प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो T2 प्लस T1 और इंटू T2 माइनस T1 इक्वल टू 0। T2 माइनस T1 कॉमन ले लेते हैं, 2 टाइम्स, अच्छा यहाँ तो 1 आ जाएगा, प्लस T1 इंटू T2 प्लस T1 इक्वल टू 0। तो जीरो प्रोडक्ट रूल कहता है कि या तो T2 माइनस T1 0 होगा और या तो ये 0 होगा, 2 प्लस T1 इंटू T2 प्लस T1 इक्वल टू 0। तो T2 इक्वल टू अगर T1 हो गया तो सारी कहानी गड़बड़ हो जाएगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि T1 और T2 तो अलग अलग पॉइंट है।
तो T1 और T2 तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकता है, देन ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर T1 T2 सेम ले लिया तो वो एक ही पॉइंट बन जाएगा। अब जरा इस रिलेशन को देखते हैं, 2 + T1 T2 + T1, तो ये हो गया T1 × T2 + T1 = -2, तो T2 + T1 = -2/T1, तो T2 = -T1 - 2/T1। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आ गया हमारा, और इसको हमें डायरेक्ट लर्न भी करना है कि अगर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट T1 a_T1² 2a_T1 है, तो T2 जो है वो a_T2² 2a_T2 होगा दूसरा पॉइंट, और T2 जो है वो ऐसे ही आएगा -T1 - 2/T1। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन की तरह इसको हमें याद रखना है, क्वेश्चन इस पे कई बार पूछे गए, इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट। अभी भी कोई डाउट है क्या, यस और नो? नो सर। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, एक रिजल्ट और लिख लेते हैं, ये भी हमारे क्वेश्चन का पार्ट रहा है, इम्पॉर्टेंट है। याद रखने के लिए कोनिक सेक्शन में बहुत सारे पॉइंट मिलने वाले हैं, इसलिए आप इनकी एक डायरी ज़रूर मेंटेन कर लें, और सारे पॉइंट जो है वो, वैसे तो सारे मैथ्स के जितने फॉर्मूले सबकी एक डायरी मैंने बनाने के लिए बोला हुआ है, इसका खास ध्यान रखना है। कोनिक्स में जितने भी पॉइंट्स हम पढ़ते जा रहे हैं उनको सबको नोट करके अलग से, और उनको जितना नोट करें डेली का डेली उनको कम से कम ½ एन आवर ज़रूर देखें। देखें का मतलब पढ़ें और याद करें। सवेरे उठ के जैसे लोग भगवान को याद करते हैं ना, ये अभी हमारे लिए भगवान है। अगर हमें सिलेक्शन कराना है तो इन्हीं को याद करने से हमारा, क्योंकि हो सकता है कोई प्रॉपर्टी ऐसी हो जो डायरेक्ट पूछ ली गई हो, हमें कुछ करना ही नहीं पड़े, अगर हमें याद है तो हम सीधे सॉल्व करके आंसर। इसलिए आप इनको ज़रूर आधे घंटे ज़रूर देखें और याद करें। देखें का मतलब उसको पढ़ें रोज़ याद से। तो प्रॉपर्टी नंबर कौन सी हो जाएगी, ये हो गई 3rd, अब ये लास्ट है 4th नॉर्मल की प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 4 में कह रहा है, इफ़ नॉर्मल टू द पैराबोला y² = 4x, इफ़ नॉर्मल टू द पैराबोला y² = 4x drawn at any point a_t², 2a_t, जो कि अभी हमने ड्रॉ किया था, meets the parabola at T3। T3 का मतलब एक थर्ड पॉइंट भी हो गया। T1 T2 तो थे ही, 2 पॉइंट T1 और T2 तो थे ही, अब एक T3 पे फिर वो जाके मीट करता है, तो T1 T2 में एक रिलेशन पूछा गया है। देन जैसे T1 T2 में वहाँ पर एक रिलेशन होता था ना, T1 T2 = -1, वैसे ही यहाँ पर T1 T2 में रिलेशन होता है T1 T2 = 2। ये एक रिलेशन है नॉर्मल्स के लिए। जैसे टेंजेंट्स के लिए होता है T1 T2 -1, बल्कि टेंजेंट्स के लिए नहीं, वो फोकल कॉर्ड के लिए था T1 T2 -1, और यहाँ पर T1 T2 = 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको डायग्राम से समझना चाहें तो इसने क्या बोला हुआ है, अगर हमारे पास P और Q 2 पॉइंट तो थे, अगर एक कोई पॉइंट P हमारे पास है a_T1², 2a_T1, और एक कोई Q पॉइंट है a_T2² 2a_T2, और इस पे अगर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया P से, और ये जो है R पे कहीं फिर T3 पॉइंट पे कट कर रहा है a_T3² 2a_T3,
ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया था पी आर, जो कि T3 पे जाके फिर से मिल रहा है। एक नॉर्मल पी पे तो था, ये एक क्यू पे नॉर्मल है ये, और ये दोनों नॉर्मल जो है ये आर पे अगर जाके ज्वाइन हो रही है तो T1 T2 में आपस में एक रिलेशन होगा, T1 T2 इक्वल टू 2। तो देखो वो कैसे मिल जाएगा। अभी हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर T1 और T2 दो हैं और एक P पॉइंट से पास करो और Q पॉइंट पे जाके ज्वाइन करे, तो उसके लिए हमने अभी एक रूल पढ़ा था। तो हम P और R के लिए वो रूल लिखते हैं यहाँ पे। अगर हम P से नॉर्मल ड्रॉ कर रहा है और वो R पे कर रहा है, यूजिंग थर्ड रिजल्ट, जो अभी थर्ड रिजल्ट हमने प्रूव किया है उसी का यूज़ कर रहे हैं। कैसे यूज़ करेंगे देखिए। P से कोई नॉर्मल ड्रॉ किया है और वो R पे जाके ज्वाइन होता है, तो T3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -T1 -2/T1। यही तो अभी हमने रिजल्ट पढ़ा था कि T2 इक्वल टू -T1 -2/T1। T1 T2 क्या थे, किसी एक पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ हो रहा था और R पे जाके वो ज्वाइन कर रहा था। ये यहाँ पर अभी बना हुआ है ये कि P से नॉर्मल ड्रॉ किया था और जाके वो Q पे अगेन मीट कर रहा था। तो वही P से नॉर्मल ड्रॉ किया और वो R पे मीट कर गया, तो T3 इक्वल टू -T1 -2/T1। ये हो गया। सिमिलरली अगर हम जैसे अभी हमने क्या किया, P से जो है वो R पे देखा, अब हम देखेंगे Q से R पे कि Q पे परपेंडिकुलर था और R से जाके मीट फिर किया, तो T3 इक्वल टू -T2 -2/T2 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गई और ये 2 हो गई। अब बताइए इसमें किसी कोई प्रॉब्लम है? इसी के बाद तो आंसर आ जाएगा। थर्ड रिजल्ट जो था हमारा, उसमें बताया गया हमको कि अगर किसी एक पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ करो और किसी दूसरे पॉइंट पे जाके वो मीट करता है, तो T2 इक्वल टू -T1 -2/T1 होता है। तो पहले हमने P से R पे ज्वाइन कराया, तो T1 और T3 में रिलेशन आ गया। T3 इक्वल टू क्या होगा, -T1 -2/T1। और सिमिलरली Q से नॉर्मल ड्रॉ किया और वो फिर R पे जाके ज्वाइन कर रहा है, तो T3 इक्वल टू -T2 -2/T2। दोनों के LHS जो है वो सेम है, तो दोनों को कर देते हैं कंपेयरिंग 1 and 2, या इक्वेट कर दो। T3 की दोनों की वैल्यू को इक्वेट कर दिया तो क्या बन जाएगा, -T1 -2/T1 -T2 -2/T2। अब बस T1 और T2 को वन साइड कर लेते हैं, तो T2 -T1 और ये 2/T1 -2/T2। T1 T2 एलसीएम ले लिया, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो T2 -T1, और यहाँ पर भी T2 -T1 है, ये दोनों कट हो जाएंगे। और मान लिया अगर कट ना भी करें तो कॉमन लेके 0 करेंगे, तो T2 -T1 0 कभी हो नहीं सकता, तो इसलिए T1 T2 की वैल्यू यहाँ से प्रूफ हो गई 2, तो T1 T2 इक्वल टू 2 आ गया। अब बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम अभी भी? इनको सबको अलग से जो है वो याद रखना पड़ेगा, इनको ढंग से पहले तो संभाल के रखना बहुत बड़ा काम है, क्योंकि हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं चीज़ों को करने के बाद, तो इसलिए इनको ज़रूर याद रख के आए। जैसे इसका एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ जो जेईई में कभी पहले पूछा गया है। ये जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी है इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। The normal to the parabola y square equal to 8x at 2, 4
meets it again at, और ए ऑप्शन में है 18,12, बी ऑप्शन में है -18,12, सी में है 18,-12 और डी में है नन ऑफ दीज। अभी अभी हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने के पहले प्रॉपर्टी की हुई है कि अगर किसी पॉइंट से अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और वो दूसरे पॉइंट Q पे जाके ज्वाइन करता है तो T2 और T1 में क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले हमें T1 निकालना पड़ेगा, तभी तो T2 आएगा। इसमें T1 T2 तो दिया नहीं हुआ, तो पहले हमारा मेन मोटो है T1 ढूंढना। T1 आ जाएगा तो फिर T2 भी आ जाएगा, और T2 आ गया तो Q के कोऑर्डिनेट भी आ जाएंगे। अगर हम डायग्राम बनाना चाहें इसका कुछ इस टाइप से बन जाएगा। एक पैराबोला है y² = 4x का फॉर्म है, दिया हुआ तो 8x है, और ये कोई पॉइंट 2,4 है। ये टेंजेंट हो गई इस पर कि ये नॉर्मल ड्रॉ किए गए Q के कोऑर्डिनेट हमें बताना है। तो ये टेंजेंट थी, इस पर नॉर्मल ड्रॉ किया। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहले तो y² = जो 8x है इसको हम कंपेयर करा के a की वैल्यू निकाल देते हैं। 4a की वैल्यू 8 हो गई तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2। a हमको 2 पता चल गया, और जो p के कोऑर्डिनेट हम लेट करते थे वो क्या होते थे a_t1², 2a_t1। तो ये है हमारे पास 2,4। a की वैल्यू जो है वो 2 है, तो 2t1², 2 × 2t1 = 2,4। तो 2t1² की वैल्यू क्या आ गई 2, तो t1² की वैल्यू क्या आ गई 1, तो t1 की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ से t1 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, और t2 में हमें पता है कि अगर p से कोई नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और वो जाके T2 पे मिलता है तो T2 और T1 में रिलेशन क्या है -T1 -2/T1, तो -1 और 2/-1, तो ये -1 और -2 ये मिला के हो गया -3। T2 की वैल्यू आ गई। Q के कोऑर्डिनेट हमें चाहिए, तो Q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, Q = क्या हो जाएगा a_t2², 2a_t2। तो a की वैल्यू थी 2, t2² -3 का स्क्वायर, 2a की वैल्यू है 2 और t2 की वैल्यू है -3। तो ये कितना आ जाएगा आंसर 3 का स्क्वायर 9 2 = 18, -2 2 = 4 3 = 12। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। कोई प्रॉब्लम इसमें लेंथ, अब अगर वो लेंथ कहता कि PQ की लेंथ भी पूछी गई थी कि PQ की लेंथ बताइए क्या होगी, तो वो भी आ जाएगी इजीली। अरे भाई P पता चल गया, Q पता चल गया, तो PQ के पॉइंट्स पता अगर चल गए तो डिस्टेंस फार्मूला से PQ की लेंथ भी फाइंड आउट हो जाएगी। तो मैंने बोला था लेंथ ऑफ कॉर्ड बताइए PQ की क्या होगी, तो वो भी इजीली सॉल्व होकर आ जाएगी। तो ये बात हो गई प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल्स की, और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अब जरा बात करते हैं पुरानी जो हमने पहले पढ़ी थी सर्कल में। एक डायरेक्टर सर्कल की बात करते हैं, फिर इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट SS1 = t², फिर इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अगर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हमें निकालना हो तो वो भी बताया गया, सेम एज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म। और एक इक्वेशन ऑफ पैराबोला इफ मिडिल पॉइंट ऑफ कॉर्ड आर गिवन t = S1। आप चाहे तो सर्कल में एक बार पीछे देख सकते हैं। पहले लिखते हैं डायरेक्टर सर्कल।
डायरेक्टर सर्कल क्या होता है ये सबको बताया गया था, और ये चारों के लिए इम्पोर्टेंट है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में। तो डायरेक्टर सर्कल ऑफ पैराबोला क्या होती है? डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन कोई बताएगा भाई? सबके लिए सेम है, चाहे वो सर्कल के लिए हो, डेफिनेशन तो सेम भाई है, रिजल्ट तो अलग अलग आएंगे लेकिन डेफिनेशन सेम है। क्या करते हैं, कोई भी दो पॉइंट ले लेते थे सर्कल पे, अगर मैं सर्कल की बात करूं, सर्कल के डायरेक्टर सर्कल की, तो सर्कल पे दो पॉइंट लेते थे और उन पे दो टेंजेंट ड्रॉ करते थे, और अगर उन दोनों टेंजेंट के मिड का एंगल 90 डिग्री होता था तो उस पॉइंट पी का जो लोकस होता था वो डायरेक्टर सर्कल होता था। और अगर सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है तो उसके डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर होती है। ये बात हमारी सर्कल में हो चुकी है। अब बात करते हैं पैराबोला। पैराबोला में भी वही पॉइंट पी का लोकस होगा जहाँ से हम दो टेंजेंट ड्रॉ करें और उन टेंजेंट के मिड का एंगल 90 डिग्री होता है, तो उस पॉइंट पी का जो लोकस होगा वो डायरेक्टर सर्कल होगा। और सर्कल के केस में तो सर्कल ही मिलता है, पैराबोला में सर्कल नहीं मिलता। नाम इसका जरूर डायरेक्टर सर्कल है लेकिन सर्कल की कोई इक्वेशन नहीं मिलने वाली है, बल्कि इसमें पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स मिल जाती है। उसी डायरेक्ट्रिक्स को ही डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो नाम रखने वालों ने कुछ ऐसा काम रखा हुआ है कि इन्होंने डायरेक्ट्रिक्स को भी डायरेक्टर सर्कल ही बोल दिया था, क्योंकि बाकी तीनों में मिलता ही है सर्कल, सर्कल में तो मिलेगा ही, एलिप्स में भी सर्कल की ही इक्वेशन मिलती है बाद में, और पैराबोला में छोड़ के हाइपरबोला में भी मिलेगी। पैराबोला में जो डायरेक्टर सर्कल होगा वो डायरेक्ट्रिक्स होगा, लिख लेते हैं यहाँ पर, ये एक इम्पॉर्टेंट और अलग सा पॉइंट है पैराबोला के लिए खास। The locus of point of intersection the locus of point of intersection the locus of point of intersection of two mutually perpendicular tangent the locus of point of intersection of two mutually perpendicular tangent to a parabola is the directrix of parabola। उस पॉइंट P का जो लोकस होगा वो हमारा डायरेक्टर सर्कल होगा। अगर हम किसी एक पॉइंट से उस पैराबोला में टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दो पॉइंट हमारे पास पैराबोला में होंगे और उनसे अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, जैसे अगर हमारे पास एक पॉइंट ये P है, एक हमने ये पॉइंट लिया और एक पॉइंट Q ले लिया और इस पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ये, तो ये अगर इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो इस पॉइंट P का जो लोकस होगा वो डायरेक्टर सर्कल होगा। और वो सर्कल की इक्वेशन ना मिलके वो किसकी इक्वेशन मिलने वाली है हमको? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मिलेगी। तो नाम जरूर इसका डायरेक्टर सर्कल लोगों ने रखा है लेकिन ये है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना, एग्जैक्टली ये डायरेक्ट्रिक्स ही मिलती है। और ये भी हम डिराइव भी करेंगे कैसे डायरेक्ट्रिक्स मिली है। P और Q दो पॉइंट, ये R पे जो पॉइंट मिलेगा वो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स ही होगा। तो देखो आपने ये पी आर की इक्वेशन निकालना सीखा है, टेंजेंट की इक्वेशन 281 कॉमा 81 स्क्वायर, 81 स्क्वायर कॉमा 281 और 82 स्क्वायर कॉमा 282, ये तो पढ़ा ही है। पी आर की इक्वेशन और पी आर क्यू की इक्वेशन भी आपको याद होगी। इसको सॉल्व करके आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्ट रूल याद होगा आपको, AT1 T2 और AT1 प्लस T2।
वही है यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स और वाई। मैं एक बार पूरा बता देता हूँ, वैसे ये हम पहले कर चुके हैं। इक्वेशन ऑफ पी आर जब आप निकालोगे तो टी वन वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी वन स्क्वायर, और इक्वेशन ऑफ क्यू आर जब निकालोगे तो टी टू के टर्म में आ जाएगा एक्स प्लस ए टी टू स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करके या फिर गोवा रूल से हमने डायरेक्ट याद रखना भी सीखा था। एक्स की वैल्यू आई थी ए टी वन टी टू और वाई की वैल्यू आई थी ए टी वन प्लस टी टू। यहाँ तक तो बात क्लियर है। एक्स की वैल्यू ए टी वन टी टू और वाई की वैल्यू ये 1 और 2 को सॉल्व करने से मिला है। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, अगर हम बात करें कि भाई ये जो टेंजेंट है पी आर, इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ पी आर, तो ये भी हम पहले निकाल चुके हैं। इसको हम y इक्वल टू क्या लिखेंगे, x अपॉन टी वन प्लस ए टी वन, और इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो पी आर का स्लोप जो है वो टी वन आएगा और स्लोप ऑफ क्यू आर जो है वो 1 अपॉन टी टू आएगा। और पी आर जो है वो परपेंडिकुलर टू क्या है, क्यू आर। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल। अगर P और Q जो है वो दोनों पे जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है और उसने बोला है कि भाई ये 90 डिग्री पे है, तो इसका स्लोप है 1 अपॉन टी वन और इसका स्लोप है 1 अपॉन टी टू -1। तो T1 T2 की वैल्यू -1 आ गई। अब ये बिल्कुल भी मत सोचना कि T1 T2 इक्वल टू -1 ये फोकल कॉर्ड वाला है, नहीं, ये वो आ गया है T1 T2 -1, लेकिन T1 T2 -1 ये आया है जब दो टेंजेंट्स हैं और उनके मिड का एंगल 90 डिग्री। इस T1 T2 की वैल्यू -1 जरा यहाँ पुट कर दो, इस जगह पे पुट कर देते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए T1 T2 और T1 T2 की वैल्यू -1 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इंटू -1, तो x इक्वल टू -a आ जाएगा। और ये जो x इक्वल टू -a है, यही जो है ये क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपने पढ़ी थी, x इक्वल टू -a पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए। तो अब हमें ध्यान रखना है कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल जो पैराबोला का होगा वो क्या होगा, उसकी एक डायरेक्ट्रिक्स होती है और वो x इक्वल टू -a की इक्वल होती है, x इक्वल टू -a। ठीक है, तो सर्कल का तो हमें पता है, उसका सर्कल का भी देखो मिलेगा, सर्कल का जो डायरेक्टर सर्कल होगा वो भी सर्कल ही बनेगा। हाइपरबोला का भी जो डायरेक्टर सर्कल होगा वो सर्कल की इक्वेशन देगा, इलिप्स में भी वही देगा, लेकिन पैराबोला में डायरेक्टर सर्कल जो है वो पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स होती है जो कि x इक्वल टू -a होती है। और ये हम पहले कर चुके हैं T1 T2 और a T1 प्लस T2, बस हमने दोनों का स्लोप -1 के इक्वल किया। क्यों किया, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो 1 अपॉन T1 इंटू 1 अपॉन T2 -1 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से T1 T2 -1 आया, उसको हमने पुट कर दिया तो x की वैल्यू -a प्रूफ कर दिया, और x इक्वल टू -a तो होती है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो ये हमारा डायरेक्टर सर्कल का लोकस आ गया, जो कि क्या होता है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ओके, अब और पुरानी बातें करते हैं जो हमने पढ़े थे, डायरेक्ट फार्मूले उनके भी लिख लेते हैं। जैसे एक हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होता है, चारों के लिए सेम होता है। फॉर्मूला क्या होता है, S1 इक्वल टू टी स्क्वायर, चाहे वो सर्कल की बात हो, पैराबोला की बात हो, इलिप्स की बात हो या हाइपरबोला की बात हो, S1 इक्वल टू टी स्क्वायर, चारों के लिए सेम। ये हम पहले भी कर चुके हैं, S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। बस हमें ये ध्यान रखना है S क्या है, S1 क्या है और T क्या है।
तो देखिए ये एक पैराबोला है हमारे पास, पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। किसी एक पॉइंट से यहाँ पर एक टेंजेंट और एक यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और इस टेंजेंट ये आर क्यू और आर पी जो टेंजेंट है इनकी कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है। तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो गया। तो देखो जो गिवन कर्व होगा उसको हम एस लेट कर लेंगे। जैसे पैराबोला हमको क्या गिवन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो हम इसको लेट कर लेंगे एस, वाई स्क्वायर माइनस 4ax। अब S1 क्या होता है, S1 होता है जब x की जगह x1 रख दो और y की जगह y1 रख दो, तो S1 हो गया y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। अब बचा t, t क्या है, t का मतलब है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, एक्स स्क्वायर को हम रिप्लेस करते हैं एक्स x1 से और वाई स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं वाई y1 से, एक्स को x प्लस x1 अपॉन 2 से, y को y प्लस y1 अपॉन 2 से, और एक्स वाई को एक्स y1 प्लस वाई x1 अपॉन 2। ये पॉइंट फॉर्म का रूल कई बार लिखा जा चुका है। तो फॉर्मूला हमारे पास है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो y इंटू y1 माइनस 4a, और x की जगह पे क्या है x प्लस x1 अपॉन 2, ये t हो जाएगा। तो टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, t इक्वल टू वाई y1 माइनस 2a ब्रैकेट में x प्लस x1। s पता चल गया, s1 पता चल गया और t पता चल गया। इन तीनों की वैल्यूज़ को जो है अपने फार्मूले में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन ऑफ कंबाइंड इक्वेशन बल्कि बोल सकते हैं कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, फार्मूला है एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। एक बड़ा सा कैलकुलेशन होगा, एस की वैल्यू है वाई स्क्वायर माइनस 4ax, S1 कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू के टर्म में आएगा क्योंकि y1 भी पता, a भी पता और x1 भी पता, और टेंजेंट में भी लीनियर इक्वेशन आ जाएगी x, y और कांस्टेंट में, और बस इसका होल स्क्वायर कर देंगे। एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट देगा। यही काम सर्कल में भी होगा, यही पैराबोला में, यही इलिप्स में और यही हाइपरबोला में, चारों के लिए सेम है। तो जो चारों के लिए सेम है ना उनका एक अलग कॉलम बना लें आप और उन चारों में लिखते जाएं कि भाई चारों के लिए सेम है, ताकि हमें एक ही बार याद रखना पड़े कि इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट जो होती है वो एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर होती है। वो चाहे सर्कल में हो, चाहे पैराबोला में हो, चाहे एलिप्स में हो या हाइपरबोला में हो। अब जैसे ये दूसरा जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल whose मिडिल पॉइंट इज गिवन, कॉर्ड का मिडिल पॉइंट अगर हमें गिवन है तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला या इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होगी, t इक्वल टू S1 करके वो भी बताई गई है। इसको लिख लेते हैं पहले, ये सब रिजल्ट जो है वो सेम है, पैराबोला में भी होगा, एलिप्स में भी होगा और हाइपरबोला में भी होगा। हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला, और पैराबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax whose मिडिल पॉइंट इज गिवन। सर्कल में भी यही है सेम, वहाँ पर भी हमने सर्कल में इसको डिराइव करके भी दिखाया हुआ था, आप चाहे तो देख सकते हैं। t इक्वल टू S1 इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगर कॉर्ड का मिड पॉइंट हमको गिवन है तो वहाँ पर हमने इस फॉर्मूले को डिराइव किया था t इक्वल टू S1, और वहाँ पर हमारी बात हुई थी कि चारों में ये सेम लगने वाला है। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, t इक्वल टू S1। t और S1 वही दोनों सेम है, जो अभी ऊपर अभी हुए थे वही सेम हो जाएगा।
एक हमें पैराबोला की इक्वेशन गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, हमें उसकी कॉर्ड की इक्वेशन चाहिए। ये उसका मिड पॉइंट कुछ यहाँ पर गिवन होगा, ये मिड पॉइंट एम हो गया, ये पी क्यू एक कॉर्ड हो गई और उसका मिडिल पॉइंट हमको गिवन है। एम जो है वो मिडिल पॉइंट हम लेट कर लेते हैं। तो पी एम इक्वल टू क्या है, पी एम इक्वल टू एम क्यू। ये दोनों वैल्यू जो है वो सेम है। एम जो है उसका मिड पॉइंट है, पी एम और एम क्यू जो है वो सेम है। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला जो है वो क्या हो जाएगी, टी इक्वल टू एस वन। टी कैसे आएगा सर एक बार थोड़ा ऊपर कर दीजिए। यस सर हो गया। तो टी और एस वन का आइडिया हो गया सभी को कि टी और एस वन क्या है। भाई पैराबोला हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, जो अभी हमने ऊपर लिखा वही सेम है। एस को हम लेट करते थे, जो कर्व है उसकी तो खैर यहाँ ज़रूरत ही नहीं। एस वन क्या हो जाएगा, वाई वन स्क्वायर माइनस 4x। ये मिडिल पॉइंट जो है वो गिवन होगा, वही x1 y1 होगा, ध्यान रखना। ये m जो है मिडिल पॉइंट जो है वही है x1 y1। उसी पॉइंट का यूज़ करके x1 y1 की वैल्यू हमें मिलेगी और s1 मिल जाएगा। और t अभी हमने ऊपर डिराइव भी किया, y1 माइनस 2ax प्लस x1। और इन दोनों की वैल्यू, जो ये दोनों वैल्यूज़ आए हैं, इन दोनों की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला आ जाएगी, जब कॉर्ड का मिडिल पॉइंट m हमको गिवन। सेम यही फॉर्मूला जो है वो पैराबोला में भी यूज़ हो रहा था और यही सेम सर्कल में भी यूज़ होगा। सर्कल में भी हमने t इक्वल टू s1 करके लिखा हुआ है। अभी हम इलिप्स में भी यही लिखेंगे सेम, और हाइपरबोला में भी यही लिखेंगे कि जब भी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालनी है और अगर मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है तो t इक्वल टू एस वन। पेयर ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। एक और आती है जो सब में चारों में सेम है, ये दूसरी बार फिर हम लिखने जा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ये सर्कल में हमने किया था, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। और वहाँ पर हमने लिखा भी था कि सेम एज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यहाँ फिर लिख देता हूँ मैं, सेम एज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है वही इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाती है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट वैसे होता क्या है, तो ये वहाँ पर हमारी बात हुई थी, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। जो सर्कल में था वही सेम पैराबोला में भी है। उसमें क्या बताया गया था कि किसी पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, सपोज करिए ये कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इस पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और एक P से ये दूसरे T डैश पे डिनोट करते हैं। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया है ना T और T डैश, इसको जब आप ज्वाइन कराते हैं, TT डैश को, तो ये जो TT डैश है ना, यही है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट।
कॉर्ड तो है ही है। कॉर्ड क्या होती है, कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करा दो पैराबोला में तो वो कॉर्ड हो गई। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या है, कांटेक्ट पे जो कॉर्ड बनी। और कांटेक्ट कौन से, जिस पॉइंट से, पॉइंट पी से हमने जो जो टेंजेंट ड्रॉ की है, वो टेंजेंट जहाँ पर कर्व को टच कर रही है, टी और टी डैश, तो इसी को हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड टी टी डैश। और इसकी इक्वेशन कैसे आएगी भाई, पॉइंट पी हमको गिवन है x1 y1 ये गिवन होगा, और एक कर्व हमको गिवन होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ये भी गिवन होगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म, अभी ऊपर हमने डिराइव भी किया, y1 इक्वल टू 2ax प्लस x1। तो यही जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वही सेम क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। देन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट y1 इक्वल टू 2ax प्लस x1। ये किसके लिए है, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए। सबके लिए, चारों के लिए अलग अलग होगी ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए अलग, अगर माइनस होता तो माइनस 2ax प्लस x1 हो जाता। ये बेसिक्स के लिए जो पहले स्टैंडर्ड हम लेते हैं, y1 इक्वल टू 2ax प्लस x1। तो ये कुछ ऐसे हैं फॉर्मूले जो सब में मिलने वाले हैं, जैसे डायरेक्टर सर्कल सब में मिलेगा, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट सब में मिलेगी, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड मिलेगा जब मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, और एक ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड तो है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, ये तो एक है, ये इसको भी। नेक्स्ट एक और लिख लेते हैं जो खैर उसमें नहीं था, जो अब ये पैराबोला के लिए नई प्रॉपर्टी हो जाएगी, इसके बीच क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है पैराबोला की। तो लिख लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग हमारी, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या है पैराबोला की, किस टाइप से हमें इसको याद रखना है, लिख लेते हैं इसके बारे में भी। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, कोई एक पैराबोला हमको गिवन होगा, उस पर किसी पे हम इंसिडेंट रे ड्रॉ करेंगे। आपको ये रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी पता होगी, फिजिक्स में आपने किया होगा कि एक इंसिडेंट रे होती है, एक रिफ्लेक्टेड रे होती है और एक नॉर्मल होता है। और नॉर्मल से जो इंसिडेंट का एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही दोनों सेम होते हैं, आई और आर। तो वही कुछ सेम मैथ्स में भी कुछ ऐसी ही प्रॉपर्टी बनाई गई है। तो इसी को हम बोल देते हैं रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी।
लिख लेते हैं इसके बारे में। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी the tangent at any point P to a parabola bisect the angle between the focal chord through P and perpendicular from P to directrix. And perpendicular from P to the डायरेक्ट्रिक्स। एक डायग्राम बनाते हैं तो ज़्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जब हम एक टेंजेंट पे ड्रॉ कर रहे हैं तो इंसिडेंट रे अगर पास करते हैं तो वो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहाँ से पास करती है, क्योंकि इसके बेस क्वेश्चन भी एक पूछा गया, वो अभी हम करेंगे कि कहाँ से ये पास कर रही है। एक्चुअली में जब भी कभी हम इंसिडेंट रे ड्रॉ करेंगे और एक नॉर्मल प्लॉट करेंगे तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो हमेशा फोकस से पास करेगी, ठीक है, पैराबोला के फोकस से पास करेगी। एक डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं। ये हमने एक ले लिया, पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 4ax पैराबोला ले लिया हमने वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और इस पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हमारा पैराबोला हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और ये हमारी क्या होगी डायरेक्ट्रिक्स। ये हमने P पे जो है वो एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। ये कोई पॉइंट P था, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। अब इस पे जो है वो एक इंसिडेंट रे प्लॉट करते हैं। इंसिडेंट रे, पहली बात तो ये टेंजेंट हो गई तो ये उसका नॉर्मल हो जाएगा। अब एक इंसिडेंट रे यहाँ से डालेंगे, ये इंसिडेंट रे है। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल हो गया तो यहाँ से कहीं से वो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, और ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंगल, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होंगे। तो ये जो है वो, ये जो लाइन जा रही है इसको हम क्या बोल देंगे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये हमेशा कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है, जब भी कभी क्वेश्चन हमें मिलेगा, जब भी कभी हमें क्वेश्चन मिलेगा तो हमें ध्यान रखना है कि इंसिडेंट रे अगर हमने पैराबोला के टेंजेंट पे प्लॉट किया हुआ है तो नॉर्मल के साथ जाते हुए जब रिफ्लेक्टेड रे जाएगी
तो वो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हमेशा फोकस से पास करेगी। मान लिया इंसिडेंट रे इधर से नहीं है, इधर से डाल दी गई, किसी ने इधर से डाल दिया इंसिडेंट रे, तो ये अगर इंसिडेंट रे यहाँ से अगर टच करती है ये यहाँ पे अगर, तो ये जो है रिफ्लेक्ट करके हमेशा फोकस से ही पास करेगी। अगर कोई इंसिडेंट रे सपोज करिए ये ले लिया किसी ने दूसरी, ये इंसिडेंट रे है, तो ये भी जो है रिफ्लेक्ट करने के बाद हमेशा फोकस से पास करेगी। तो कुल मिला के कहानी आपको क्लियर हो गई होगी कि कहीं से भी अगर इंसिडेंट रे जाती है, ये अगर इधर से गई इंसिडेंट रे, तो ये भी जो है फोकस से पास करते हुए जाएगी। तो ये एक प्रॉपर्टी आप समझ सकते हैं कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल तो इक्वल ही है, लेकिन अगर इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे बनेगी वो हमेशा फोकस से पास करेगी। और ये जो है वो डायरेक्ट्रिक्स तो है ही है, ये पीएम एक डायरेक्ट्रिक्स है, ये पीएम डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर पीएम हो गया। ये लिख लेते हैं पॉइंट करके यहाँ पर। इफ एनी, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लेते हैं यहाँ पर। इफ एनी लाइट रे is sent along a line parallel to the axis of parabola, then the reflected ray passes through the focus. As the normal bisected the angle between incident ray and reflected ray. हो गया, सबने कर लिया। फिर क्वेश्चन करें इस टाइप। चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ इसका फिर।
if incident from point -1, 2 -1, 2 parallel to the axis of the parabola y square equal to 4x strikes the parabola then find the equation of रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन हमको फाइंड आउट करना है। एक इंसिडेंट रे है जो -1, 2 से इन्होंने बोला हुआ है। इंसिडेंट रे जो है वो -1, 2 से जा रही है और उसकी जो है एक्सिस जो है वो पैरेलल टू पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x है। अब आपको इसके बारे में बताना है। एक इंसिडेंट रे है जो -1, 2 से जा रही है पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x के फॉर्म में है। पैराबोला से स्ट्राइक करती है और हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो फोकस से पास करेगी। तो पहले तो हम पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x जो है उसका डायग्राम बना लेते हैं और इसका फोकस भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब इससे इसको कंपेयर करेंगे आप तो ए की वैल्यू 1 आ गई। तो फोकस के कोऑर्डिनेट a,0 यानी 1,0 आ जाएंगे फोकस के कोऑर्डिनेट। अब पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, इसका एक डायग्राम बनाते हैं। ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x है पैराबोला। -1, 2 तो ये -1 और ये 1 और 2 का यहाँ पर होगा तो ये -1, 2 पॉइंट हो गया। -1, 2 पॉइंट से और ये पैराबोला की एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस है और यही पैराबोला की एक्सिस है। यहाँ से एक इंसिडेंट रे प्लॉट कर रहे हैं ये और ये स्ट्राइक करती पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x को और फोकस के कोऑर्डिनेट भी इसके क्या होंगे 1,0। ये फोकस के कोऑर्डिनेट है 1,0। अच्छा, अब एक बात ये ध्यान देने वाली है कि ये -1, 2 है कुछ इस टाइप से। अच्छा, ये पैरेलल टू जाएगी, एक बात इसका भी ध्यान रखना है कि पैरेलल जा रही है। तो ये -1, 2 को थोड़ा सीधे ले लेते हैं।
ये -1 और ये 2, क्योंकि उसने बोला ना कि पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैरा, तो ये -1, 2 पॉइंट हो गई है और ये इसके पैरेलल जा रही है और यहाँ से स्ट्राइक करके ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ये इंसिडेंट रे हो गई। और इसको जाना है कहाँ से, फोकस से। रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास करेगी, पासेस थ्रू फोकस। तो ये स्ट्राइक की और स्ट्राइक करने के बाद सपोज करिए ये ऐसे चली गई, लेकिन ये पीछे भी तो कहीं फोकस से पास करेगी ना, ये फोकस है इसका। इस लाइन की इक्वेशन बतानी है, रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन। और ये इंसिडेंट रे और ये इनके बीच का एंगल तो ये पता ही है आपको ये, तो ये वाली इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, जो ये लाइन है रिफ्लेक्टेड रे, इसकी इक्वेशन क्या होगी। अच्छा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हमें पता चल जाए, अगर इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ये लाइन कहीं ऐसी तो नहीं है जो एक्स एक्सिस पे 90 डिग्री बना रही हो। तो हम क्या करते हैं, ये जो लाइन है इसका हमें एक्स कोऑर्डिनेट -1 पता है और वाई कोऑर्डिनेट 2 पता है, तो वाई के कोऑर्डिनेट तो 2 हो जाएंगे, बस हमें एक्स का कोऑर्डिनेट और चाहिए। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में एक्स की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन वाई की वैल्यू नहीं, एक्स की वैल्यू हमें, ये एक्स की वैल्यू -1 है और वाई की वैल्यू 2 है। तो एक बात ये भी तो है कि एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखें वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में वाई की वैल्यू हम 2 रख देते हैं, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो यहाँ से 4 इक्वल टू 4x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, तो इसके कोऑर्डिनेट भी क्या आ गया 1, तो 1, 2 इसके पॉइंट भी आ गया। अब 1, 0 ये है और 1, 2 ये है, तो इसका मतलब ये जो लाइन है ये पैरेलल टू क्या हो गई, वाई एक्सिस, और एक ऐसी लाइन बन गई जिसकी इक्वेशन x इक्वल टू क्या मिल जाएगी हमको, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, x इक्वल टू 1 ही तो हो गई ये लाइन। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे यही हमारा आंसर जो था, इसकी इक्वेशन x इक्वल टू क्या आ जाएगी 1। तो रिफ्लेक्टेड रे की जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर। बताइए इसमें सबसे पहला काम क्या करना है हमको, पैराबोला हमने देखा, पैराबोला में स्ट्राइक कराया -1, 2 से, तो -1, 2 से वो पैराबोला पे कहाँ पे कट कर रही वो देखा, तो उसके कोऑर्डिनेट 1, 2 आ गए, पी के कोऑर्डिनेट 1, 2 आ गए। फोकस जो है उसके कोऑर्डिनेट 1, 0 और यही लाइन रिफ्लेक्टेड रे क्योंकि फोकस से पास करेगी। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि रिफ्लेक्टेड रे जो होती है वो फोकस से पास करती है। तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू 1 एक ऐसी लाइन हो जाएगी जो पैरेलल टू क्या हो जाएगी, जो पैरेलल टू y एक्सिस। है इसमें कोई प्रॉब्लम देखिए और बताइए कि कुछ प्रॉब्लम है इसमें तो। तो प्रूफ देख लेते हैं, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी का जो प्रूफ है वो क्या होगा। अभी हमने जो ऊपर डायग्राम बनाया हुआ है उसी को डिराइव करते हैं। एक बार फिर से यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं।
ये हमारे पास एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये एक टेंजेंट एट पी हो गया, तो पी टी एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया हमने यहाँ पे। ये पी टी एक टेंजेंट हो गई, और यहाँ पर जो है एक डायरेक्ट्रिक्स है, तो डायरेक्ट्रिक्स हमने ले लिया कि ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई हमारी x इक्वल टू माइनस ए, ये हो गई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो और ये टेंजेंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये टेंजेंट है, इस पर एक परपेंडिकुलर हो गया नॉर्मल, जो कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो गया। और इस P से इस डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर इस P से डायरेक्ट्रिक्स पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया PM, ठीक है। और ये हो गया हमारा फोकस S से इसको ज्वाइन कर लिया, जिसके कोऑर्डिनेट है a,0। अब जो प्रॉपर्टी ऊपर लिखी हुई है उसमें ये बताया गया है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट P टू द पैराबोला। अगर हम टेंजेंट P पर एक पैराबोला पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द फोकल कॉर्ड थ्रू P एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द डायरेक्ट्रिक्स। तो हमें कौन सा एंगल इक्वल प्रूव करना है, ये वाला एंगल। अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। इन दोनों को हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये दोनों सेम हैं, ठीक। तो ये दोनों एंगल हमको प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ पर हमने इसको थीटा ये जो है बना लिया यहाँ पर। तो ये वाला एंगल हमको और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल को हमें इक्वल प्रूव करना है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले टेंजेंट एट P निकालते हैं। पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax गिवन है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है 80 स्क्वायर 280, और ये x1 ये y1 हो गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P क्या हो जाएगा, अभी हमने प्रूव किया था टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, ये हमें पता है। अब हम जरा टी के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो पी टी जो है वो कट करता है, पी टी कट एक्स एक्सिस एट टी। तो y की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 0, और जैसे ही y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x प्लस ए टी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ए टी स्क्वायर। तो t के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा ज़ीरो। तो t के कोऑर्डिनेट हो गए माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा ज़ीरो। अब t के कोऑर्डिनेट हमें पता चल गए। अब जरा हम s के भी पता है हमको। तो ये डिस्टेंस, ये तो वर्टेक्स है, ये ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 है यहाँ से यहाँ तक। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आ गई हमारी 80 स्क्वायर। ये डिस्टेंस 80 स्क्वायर होगी, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है a। तो ये अगर हम ts की डिस्टेंस देखें, t से s तक की डिस्टेंस, तो ts की डिस्टेंस a प्लस ए टी स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a प्लस ए टी स्क्वायर। और आपको याद होगा तो ps की भी डिस्टेंस हम लोगों ने निकाली थी। ps और pm और ps, इनकी डिस्टेंस जो है वो ps की निकाली थी, वो भी a प्लस ए टी स्क्वायर ही आएगी। हमने देखा कि ts की जो वैल्यू आ रही है वो आ गई a प्लस ए टी स्क्वायर, और पीछे हमने प्रूव किया था कि ps जो है वो भी a प्लस ए टी स्क्वायर के ही इक्वल है। जैसे हमने ये ts निकाला है, ये a प्लस ए टी स्क्वायर है, वैसे ही ps जो है वो भी हमने निकाला था, वो भी a प्लस ए टी स्क्वायर के ही इक्वल है। अब उसके बाद क्या करेंगे, ps और ts दोनों की वैल्यू a प्लस ए टी स्क्वायर है। तो अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे।
ए प्लस ए टी स्क्वायर, ये समझ में आ गया ना कैसे निकालेंगे। वैसे आप चाहें तो यहाँ भी निकाल सकते हैं, पी के कोऑर्डिनेट हमें पता ही है, ए टी स्क्वायर कॉमा 2AT, डिस्टेंस फार्मूला लगा दें। वैसे तो मैंने इसको 2 मेथड से बताया, आप यहाँ ये भी समझ सकते हैं कि यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, मैंने इसको 2 मेथड से आपको बताया हुआ है। तो ये पी एस की वैल्यू ए प्लस ए टी स्क्वायर आ गई। अब इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में हम ले रहे हैं, इन ट्रायंगल पी टी एस, टी एस इक्वल टू ए प्लस ए टी स्क्वायर। अगर ये दोनों इक्वल हैं, तो अगर किसी ट्रायंगल के 2 साइड्स इक्वल होते हैं तो उनका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। अगर 2 साइड्स इक्वल हैं, ये हमारे पास एक पी पॉइंट है, ये टी पॉइंट है और ये एस पॉइंट है, तो अगर ये दोनों साइड्स पी टी और पी एस और टी एस, पी एस और टी एस ये दोनों इक्वल, पी एस और टी एस ये दोनों इक्वल हैं, पी एस और टी एस ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब इनकी साइड्स जो अगर साइड्स इक्वल है, अपोजिट साइड्स, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। इस साइड के अपोजिट एंगल ये होगा और इस साइड के अपोजिट एंगल ये होगा। तो कौन कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे, इनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल पी टी एस इक्वल टू एंगल पी एस टी, पी एस टी, इसके सामने इसके अपोजिट एंगल ये वाला, यहाँ पर देख लेते हैं एक मिनट, ये वाला एंगल, इसका नाम है पी टी एस और एक का नाम है टी पी एस, टी पी एस, टी पी एस, ओके। तो ये हो जाएगा टी पी एस, टी पी एस, टी पी एस ये वाला हो गया। अगर ये थीटा हमने लेट किया है तो ये एस टी पी, ये थीटा हो। और अगर 2 साइड्स और 2 एंगल्स इक्वल हो गए तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए। अब जरा बात करते हैं आगे की। ये लाइन पी एम और जो पी एम जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पी एम ये लाइन जो है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और 2 लाइन पैरेलल है, उनको एक लाइन ट्रांसवर्सल पीटी कट करती है। तो ये वाले एंगल्स कौन कौन से एंगल हो जाएंगे, ये वाला एंगल, जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्यों, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी कहती है हमारी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कि अगर कोई 2 लाइन पी एम और एक्स एक्सिस पैरेलल है और उनको पी टी ट्रांसवर्सल कट करती है, तो ये दोनों एंगल जो है वो आपस में इक्वल होंगे। लिख लेते हैं यहाँ पे पी एम एंड एक्स एक्सिस बोलो या टी एन बोलो, पी एम एंड टी एन आर पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल पी टी कट, देन alternate interior angles are equal। और अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल जो है वो आपस में अगर इक्वल हो गए तो इसका मतलब अगर ये थीटा है, देखिए इसको दोनों को तो हमने थीटा प्रूव कर ही दिया कि ये थीटा है तो इसलिए ये भी थीटा होगा, और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगी। तो यही तो वहाँ पर थ्योरम बोली गई थी कि पीटी जो लाइन है वो पीएम और पीएस को जो है इक्वली बाइसेक्ट करता है, यानी ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी टू द पैराबोला बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द फोकल कॉर्ड थ्रू पी, एक फोकल कॉर्ड थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू द डायरेक्ट्रिक्स, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर ये दोनों एंगल हमने प्रूव कर दिए कि ये भी थीटा था, ये भी थीटा था, ये थीटा हो गया। और अगर ये 90 है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल थीटा थीटा सेम हो जाएंगे और ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला।
और अगर इंसिडेंट रे जा रही है तो वो हमेशा रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास करेगी। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें, बात क्लियर है? तो अगर ये ट्रांसवर्स है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए, तो हम लिखेंगे एंगल एम पी टी इक्वल टू पी टी एस। एंगल एम पी टी एंगल एम पी टी इक्वल टू एंगल एम पी टी इक्वल टू एंगल पी टी एस। ये एंगल भी इक्वल है और ये भी एंगल इक्वल है, और पी टी एस जो है अगर हमने इसको थीटा लेट किया हुआ है तो ये भी एंगल, सारे एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे और वो सारे के सारे थीटा के इक्वल हो जाएंगे। देन एंगल पी टी एस, एंगल टी पी एस, एंगल एम पी टी, ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे, थीटा के इक्वल हो जाएंगे। यही हमें वहाँ पर प्रूव करना था। ये हमारी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी का प्रूफ हो जाएगा। ये हमने प्रूव कर दिया अपनी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। कोई भी टेंजेंट होगी तो वो जो है बाइसेक्ट करेगा, एंगल थीटा जो है वो दोनों में सेम हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? अब उसके बाद एक और हेडिंग नेक्स्ट लिख लेते हैं, डायमीटर ऑफ पैराबोला। अभी तक हमने सर्कल का ही डायमीटर पढ़ा था, अब ये हम पैराबोला के डायमीटर की इक्वेशन भी देखेंगे और उसको डिराइव भी करेंगे। सबसे पहले पैराबोला का डायमीटर क्या होता है वो देख लेते हैं। तो ये वही चीज़ें हैं जो मिडिल पॉइंट जो है पैरेलल कॉर्ड का मिडिल पॉइंट जैसे सर्कल का होता था वैसे इसका भी सेम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं, डायमीटर ऑफ कोनिक्स इज द लोकस ऑफ middle point of series of its parallel chord। ठीक है, तो जैसे अगर हम पैरेलल कॉर्ड बहुत सारे ड्रॉ करें, जैसे इस टाइप से हमने एक पैराबोला ले लिया और इसकी पैरेलल कॉर्ड हमने बहुत सारी ड्रॉ कर दी, तो उनका जो मिडिल पॉइंट होगा, जैसे ये कॉर्ड हो गई, फिर उसके बाद इसके पैरेलल ये कॉर्ड हो गई, ये कॉर्ड हो गई, ये कॉर्ड हो गई, तो इनका जो मिडिल पॉइंट होगा, इन सारी पैरेलल कॉर्ड का जो मिडिल पॉइंट होगा उसको अगर हम ज्वाइन करा देते हैं तो ये जो है हमारा क्या हो जाता है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का जो लोकस होगा वो हो जाएगा हमारा डायमीटर ऑफ पैराबोला। और इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी, क्योंकि ये जो लाइन है ये पैरेलल टू क्या है, एक्स एक्सिस, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू 2a/m। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a/m। m क्या है, ये जो सारी जो पैरेलल कॉर्ड है इनका स्लोप जो है वो m है। इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ पैराबोला इज y इक्वल टू 2a/m, जिसमें से जो m है, वेयर m इज a, तो पता ही आपको a y² इक्वल टू जो 4ax है उसका a वहाँ से आया है। m जो है वो क्या है, m जो है स्लोप ऑफ पैरेलल कॉर्ड, जो भी पैरेलल कॉर्ड गिवन होंगी उनका जो स्लोप है वो जो है m। बात क्लियर है? तो इसकी इक्वेशन जो हो जाएगी वो बहुत इजी है, y इक्वल टू 2a/m हो जाएगी। और डायमीटर क्या होता है, जितनी भी मिडिल पॉइंट है उनको अगर हम ज्वाइन करा देते हैं
तो उनका जो लोकस होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ पैराबोला। और अगर उसकी इक्वेशन चाहिए हमको तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू 2a/m। कोई प्रॉब्लम इसमें? इसका डेरिवेशन भी आप कर सकते हैं, बहुत इजी सा प्रूफ है इसका, चाहे तो अभी देख लेते, बहुत इजी सा प्रूफ है इसका, लेकिन ज़रूरत नहीं है इनकी सबकी। और प्रूफ से हमें क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और कुछ नहीं है। प्रूफ से हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता है। इसलिए प्रूफ अगर हम जितने ज़्यादा से करते हैं और जितने अच्छे से करते हैं उतना ही हमारा बेस जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। पैराबोला y² इक्वल टू 4x की इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक कोई पॉइंट P ले लिया, अल्फ़ा बीटा या XY करके ले लेते हैं, अल्फ़ा बीटा ले लेते हैं या HK ले लेते हैं, बाद में उसको लोकस को जो है हम XY में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमने क्या ले लिया, लेट P ब्रैकेट में अल्फ़ा कॉमा बीटा बी द मिडिल पॉइंट। भाई मिडिल पॉइंट जो ज्वाइन करा रहे हो ना, कोई भी एक कॉर्ड का मिडिल पॉइंट, जैसे हमारे पास बहुत सारी कॉर्ड है, हमने कोई भी एक कॉर्ड का मिडिल पॉइंट ले लिया, तो जैसे ये हमारे पास कॉर्ड है तो इसका मिडिल पॉइंट P ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट अल्फ़ा बीटा होगी। अब इसी का लोकस है, बाद में अल्फ़ा बीटा को XY में ट्रांसफ़र कर देंगे, जहाँ अल्फ़ा होगा वहाँ x, जहाँ बीटा होगा वहाँ y। अब अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले इसकी इक्वेशन देखी थी, उसकी इक्वेशन क्या होती थी कि अगर हमारे पास कोई मान लिया कोई कॉर्ड ए बी दिया हुआ है और P जो है वो उसका मिडिल पॉइंट है, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या हो जाती है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिडिल पॉइंट इज गिवन। अगर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालनी है जिसका मिडिल पॉइंट P अल्फ़ा बीटा गिवन है, तो फार्मूला अभी हमने देखा था T इक्वल टू S1 होता है, और T क्या होता है, T होता है फार्मूला y1 माइनस 2ax प्लस x1, और S1 का मतलब क्या है, x की जगह x1 और y की जगह y1 पुट कर देना है। और x1 y1 क्या कौन है, x1 y1 जो है वो अल्फ़ा बीटा, तो हम x1 की जगह पे अल्फ़ा और y1 की जगह बीटा जरा यहाँ पुट कर देते हैं। तो y इंटू y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा माइनस 2ax प्लस x1 की वैल्यू अल्फ़ा हो जाएगी, इक्वल टू y1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस 4a अल्फ़ा। तो y बीटा माइनस 2ax प्लस अल्फ़ा इक्वल टू बीटा स्क्वायर माइनस 4a अल्फ़ा। ये जो इक्वेशन आई है इसका स्लोप निकाल लेते हैं, तो y बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2ax प्लस 2a अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4a अल्फ़ा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a अपॉन बीटा इंटू एक्स प्लस 2a अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4a अल्फ़ा डिवाइडेड बाई बीटा। इसको कंपेयर कर देते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। जैसे इसको आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास स्लोप m की वैल्यू आ जाएगी। स्लोप m की वैल्यू क्या हो जाएगी, देन स्लोप m इक्वल टू 2a अपॉन बीटा, यानी बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2a अपॉन m। बीटा की वैल्यू आ गई 2a अपॉन m। अब ये जो बीटा की वैल्यू 2a अपॉन m आई है, ये बीटा और अल्फ़ा जो है वो लोकस के कोऑर्डिनेट है, HK या XY। तो जब भी कभी हम लोकस फाइंड आउट करते हैं, तो जो अगर हम HK लेट करते हैं या अल्फ़ा बीटा लेट करते हैं तो उसको रिप्लेस कर देते हैं, इज़ रिप्लेस्ड बाई x, y। जो अल्फ़ा बीटा है उसको XY में रिप्लेस कर देते हैं, यानी जहाँ अल्फ़ा दिखाई दे वहाँ x पुट कर दो और जहाँ बीटा दिखाई दे वहाँ पर y पुट कर दो। तो यहाँ y पुट कर देंगे बीटा की जगह पे, तो y इक्वल टू क्या हो गया, 2a अपॉन m। तो ये इक्वेशन ऑफ डायमीटर हो गई, इक्वेशन ऑफ डायमीटर y इक्वल टू 2a अपॉन m। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो देखिए डेरिवेशन से हमको आइडिया हो गया कैसे करना है। हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकाल दिया, और जो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है उसी का स्लोप जो होगा वो m है, तो y इक्वल टू 2a अपॉन m हो गई।
ठीक है, तो डायमीटर ऑफ पैराबोला का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। इस तरीके से हमारा जो पैराबोला का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। बाकी फिर नेक्स्ट दिन पे करते हैं। ओके।